बच्चों, आज जून का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 और 2 मैंने पढ़ा चुका है। आज तीसरा पार्ट जल संसाधन के बारे में मैं आपको कुछ समझा। अब ध्यान से समझेंगे और चैप्टर को पढ़ने का भी प्रयास करेंगे। पढ़ने के उपरांत अगर आपको और कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जल संसाधन मैंने पिछले अध्याय में आपको बताया था कि वैसी जैविक एवं अजैविक वस्तु जिसका उपयोग मानव अपने जीवन में करता हो वह वस्तु संसाधन कहलाता है। ठीक उसी प्रकार से जल का भी उपयोग मनुष्य अपने दैनिक जीवन में मूलभूत आवश्यकताओं के समान करता है। इसके बिना किसी भी जीव का जीवन संभव नहीं है। जल ही जीवन है, आपने सुना होगा। उसी अध्याय के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। जल के 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव्य और ठोस तरल। 2 अवस्थाएं, ठोस और तरल। ठोस तो आप जानते होंगे, कभी कभी आप बर्फ को फ्रिज में जमा देते हैं, जल को फ्रिज में ठोस रूप दे देते हैं और बर्फ का रूप वो ले लेता है। उस बर्फ को फिर आप खाते भी हैं, कभी आइसक्रीम बना लेते हैं, तो वह उसका ठोस रूप। और तरल रूप में बहता हुआ पानी, जिसका आम जीवन में उपयोग करते हैं। जल पृथ्वी पर के 3 हिस्सों पर 2/3 भागों पर हमारे धरातल पर जल का ही भंडार है, लेकिन अधिकांश जल लवणीय है। समुद्र में पाया जाता है तो वह जल खारा पानी, जिसका उपयोग हम अब सीधे नहीं कर सकते। हम मीठे जल का ही उपयोग करते हैं और मीठा जल वर्षा के माध्यम से और पृथ्वी के आंतरिक भाग से भौम जल स्तर के रूप में हमें धरातल पर उपलब्ध होता है। साथ ही साथ झील, बहते हुए नदियों का पानी हम जल के रूप में उनका उपयोग करते हैं। जल का उपयोग पीने, धोने, सिंचाई के लिए, उद्योगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए करते हैं। अतः जल का उपयोग हम विभिन्न तरीकों से करते हैं। इसके बिना आज के समय में यह कभी भी जीवन संभव नहीं था और आज भी नहीं है। जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। जल एक दुर्लभ संसाधन है जो एक बार समाप्त हो जाए तो पुनः प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। जल के बिना जीवन तो संभव है ही नहीं। इस दुर्लभ संसाधन को हम नष्ट होने से बचाएं, अपनी आवश्यकता की पूर्ति तो करें ही, साथ ही साथ इसे नष्ट होने से बचाएं, उसका संरक्षण करें। एक नीति बनाएं जिसके अंतर्गत उस जल का उपयोग कर सके। यानी जल का संरक्षण करते, यानी जल को, जो जल नष्ट होने वाले हैं या नष्ट हो जाते हैं, उनका संरक्षण करें, उन्हें बचाएं और एक अच्छी नीति के तहत उसका उपयोग करें। अब यहां पर अच्छी नीति का मतलब हुआ, जैसे सिंचाई के लिए मध्य प्रदेश में
सिंचाई की व्यवस्था की है, यानी पाइपलाइन खेतों में बिछा दिया है और उस जब जरूरत हो मिट्टी को, फसलों को जब जरूरत पड़ता है तो उसके नल को खोल दिया जाता है और खेतों में वर्षा के रूप में जल मिलता है, और उतना ही जल दिया जाता है जितना उस फसल को उसकी आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है, जल नष्ट होने से बचता है। यह उन्नत तकनीक हुआ, हम उस तकनीक के माध्यम से जल को बचा सकते हैं। प्राचीन समय में जल को हम खेतों के एक किनारे पर छोड़ते थे और दूसरे किनारे से वह बहकर निकलता था, इससे बहुत सारा जल नष्ट होता था, उसे बचाना। दूसरा नंबर, वर्षा के जल को जो नदियों के माध्यम से बहकर सागर या महासागर तक चले जाते हैं, जगह जगह हम तालाब बनाएं, अपने घर के अंदर एक टंकी बना लें जिसमें वर्षा के जल को संग्रहित करने, जिससे क्या होगा, भूमि के अंदर जल का लेयर जो है यथावत बना रहेगा और हम सदा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते रहेंगे। जल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, पुनः प्राप्त होने वाले संसाधन है, इसे आप जल चक्र के माध्यम से समझें। जलमंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल के बीच जल के परिसंचरण को जल चक्र कहते हैं। अब ये परिसंचरण कैसे करता है, ये समझिए। जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, आप जानते हैं कि वर्षा का जल वह बहकर सागर या महासागर तक जाता है। सूर्य का प्रकाश पड़ता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और वो वाष्प बनकर के वायुमंडल में चला जाता है। वायुमंडल में जाने के बाद वह संघनित होता है, जब संघनित हो जाता है तो वह बादल का रूप ले लेता है और वह बादल वर्षा के बूंदों के रूप में धरातल पर बेचता है। इसलिए ठोस, वाष्प और तरल, ये तीनों अवस्थाओं में जल हमें देखने के लिए मिलता है। ये जल हमारे देश में वर्ष के कुछ महीनों में ही वर्षा होती है। मानसून के आगमन पर, वर्तमान समय में मानसून आने ही वाला है, ऐसा अनुमान है कि 15 जून तक मानसून झारखंड में प्रवेश कर जाएगा। हालांकि भारत में तो प्रवेश कर चुका है, लेकिन झारखंड में 15 जून तक प्रवेश करने की संभावना है। हो सकता है 1-2 दिन विलंब से भी पहुंचे, लेकिन ये वर्षा 3-4 महीने तक ही भारत में होती है मुख्य रूप से। लेकिन हम उसका प्रबंधन ठीक ढंग से उस जल का नहीं कर पा रहे हैं। अगर उस जल का प्रबंधन कर लें तो देश में जल की कभी कमी नहीं। उदाहरण के रूप में आपके क्षेत्र में वर्षा होती है तो आप देखते हैं कि वह वर्षा का जल बहकर किसी नाले के माध्यम से आसपास की छोटी नदियों में जल मिल जाती है। अगर उन नदियों में मिलने से पहले गहरे भाग पर हम बांध बना दें तो एक विशाल जलाशय का निर्माण हो जाएगा और वो विशाल जलाशय हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेगा। लेकिन उस विशाल जलाशय के अंदर में कुछ कृषि योग्य उपजाऊ भूमि भी नष्ट हो जाएगी। हम यह देखते हैं कि नष्ट होने वाले क्षेत्रों से अगर लाभ हमको अधिक देता है तब हम उसका उपयोग करते हैं। इसलिए ऐसे बंजर भूमि पर इस प्रकार का क्रियाकलाप करना चाहिए जहां खेती नहीं होती है। तो उस स्थिति में हम जल को संग्रहित कर सकते हैं। जगह जगह नदियों पर बांध बनाते हैं, बांध बनाकर जल को संग्रहित कर सकते हैं जगह जगह पर, और वह जल भूमि के अंदर रिस करके तो जाएगा, साथ में आसपास की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। अतः हम कह सकते हैं फिर यही जल वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वायुमंडल में जाएगा और फिर वर्षा के माध्यम से धरातल पर उतरेगा। मतलब ये क्रिया जो लगातार चलती रहती है, इसलिए इसे जल चक्र
कहते हैं। यानी फिर से एक बार जान लीजिए, जल चक्र जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल के बीच जल के परिसंचरण को जल चक्र कहते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगली कक्षा में हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना एवं समन्वित जल संसाधन प्रबंधन और वर्षा जल संग्रहण के बारे में बताएंगे। यानी और 2 कक्षाओं में इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे। आप ध्यान से घर पर अपने अध्याय को पढ़ेंगे। कल मैं फिर आपको इसके बारे में समझाऊंगा, बताऊंगा। अगर किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।